Otherwise, the paper is November 17, paper 1, variant 2. Question number 1. To overcome the problem of scarcity. तो scarcity क्या होती है? Scarcity is due to unlimited wants. Scarcity is due to unlimited wants and limited resources. तो ये बेसिक आपकी O लेवल की नॉलेज है जो कि आपको पता होनी चाहिए. Countries with few natural resources need to concentrate on the quality of human resources. सही है? Which set of policies would be the most appropriate? नेचुरल रिसोर्सेज की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? नेचुरल रिसोर्सेज की पॉलिसी होनी चाहिए डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाईज. रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाईज का मतलब ये होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाईज का मतलब ये होता है कि आप जो है वो रिपीटेडली आप उसको यूज कर सकते हो. सही है? आप एक ही रिसोर्स को रिपीटेडली यूज कर सकते हो. सही है? वो रिप्लेस हो सकता है नेचुरली. सही है? वो रिप्लेस हो सकता है नेचुरली. तो अगर आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाओगे तो इससे होगा ये कि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो कभी खत्म ही नहीं होंगे. मतलब लिमिटेड तो हैं पर आप जो है वो उसको इजीली यूज कर पाओगे बार बार. जब आप बार बार यूज कर पाओगे तो फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज का मसला जो है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है? एंड नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. तो अगर मैं अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दूंगा, एजुकेशन दूंगा, तो इससे जो है मेरी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इम्प्रूव हो जाएगी. सही है? इससे मेरी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो पहले के मुकाबले में इम्प्रूव हो जाएगी. तो मेरा आंसर ए होगा. प्लान द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज ही मेरे फ्यू है, एलोकेशन का फायदा नहीं है. जब नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो क्या करूंगा? प्रोटेक्ट लैंड रिसोर्सेज, ऐसा कुछ नहीं है. रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, बिल्कुल गलत. तो सिंपल मुझे रिन्यूएबल रिसोर्सेज चाहिए तो मेरा मामला यहाँ पर सारा हल हो जाएगा. और ये तो बहुत सिंपल है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. तो मुझे और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस एमसीक्यू में. तो मेरा सिंपल आंसर यहाँ पर ये होगा. ठीक है? अच्छा, अ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सब्सिडाइज फार्म्स प्रोड्यूसिंग मिल्क इन इट्स कंट्री. सही है? तो ये सब्सिडी दे रहा है. सही है? ये सब्सिडी दे रहा है फर्म्स को जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं कंट्री में. विच क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन इज अ नॉर्मेटिव क्वेश्चन रादर देन अ पॉजिटिव क्वेश्चन. अब देखो ये मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था. पॉजिटिव स्टेटमेंट को ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट भी बोला जाता है. पॉजिटिव स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स, जो कि यू कैन प्रूव विद एन एविडेंस. सही है? जो कि एक तरह से एक फैक्ट है. सही है? जो कि एक तरह से क्या है? फैक्ट है. सही है? और अगर मैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की बात करता हूं तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को दूसरे लफ्जों में आप सब्जेक्टिव स्टेटमेंट भी बोल सकते हो. और सब्जेक्टिव स्टेटमेंट में हमेशा कोई वैल्यू जजमेंट होती है. वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पर ओपिनियन की बात कर रहा हूँ. वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या होता है? मैं ओपिनियन की बात कर रहा हूँ. सही है? अब इसका एक बहुत सिंपल तरीका होता है. मैंने उस दिन ये चीज नहीं बताई थी. मैं यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. हाउ इज द वर्ल्ड. सही है? अब ये बुक में लिखा हुआ है. सही है? ये बुक में लिखा हुआ है. मैंने आपको बताया था मैं बुक फॉलो करता हूँ. एक में लिखा हुआ है हाउ इज द वर्ल्ड और एक में लिखा हुआ है हाउ इट शुड बी. तो एक स्टेटमेंट ये है कि दुनिया कैसी है. सही है? तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है. दुनिया कैसी है मैं इसका जवाब दे सकता हूँ. दुनिया खराब है, दुनिया अच्छी है. सही है? सिंपल ना. एक क्या है? हाउ इट शुड बी, दुनिया कैसी होनी चाहिए. तो ये एक ओपिनियन है कैसी होनी चाहिए. आप बोलोगे अच्छी होनी चाहिए या बुरी होनी चाहिए. तो यहाँ पर आप अपनी एक स्टेटमेंट दोगे. सही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्टेटमेंट में मेरा शुड आ जाता है ना, जिस स्टेटमेंट में मेरा शुड आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली मेरा ओपिनियन रिप्रेजेंट करता है. वो ऑटोमेटिकली मेरा ओपिनियन रिप्रेजेंट करता है. सही है? तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा? हाउ मच मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज. अगेन ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है. हाउ शुड असेंशियल प्रोडक्ट सच एज मिल्क बी प्रोड्यूस. देखो असेंशियल कर रहा है, शुड का वर्ड यूज कर रहा है. इसका मतलब है ये एक ओपिनियन है कि कैसे प्रोड्यूस होने चाहिए, क्योंकि इसने मुझे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट मांगी है. हाउ विल एम्प्लॉयमेंट इन द मिल्क इंडस्ट्री चेंज. अगेन ये एक फैक्ट है. हाउ विल. सही है? और दूसरा है हाउ विल मिल्क प्राइसेस चेंज. अगेन ये एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है जो कि एविडेंस से प्रूफ हो सकती है. तो आपको अगर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ढूंढनी है ना तो हमेशा ये वाला वर्ड ढूंढा करो, शुड का. ये शुड का वर्ड अगर आपको मिल गया ना तो वो ऑटोमेटिकली ओपिनियन बन जाता है. सही है? क्योंकि आप मशवरा दे रहे हो. क्वेश्चन नंबर 3. Economy X uses its resources in the labor intensive production of wheat. सही है? तो wheat जो है मेरा labor intensive है. सही है? उसके बाद and wooden furniture as shown by the production possibility curve FW with the help of new strains of wheat seeds. सही है? अगर wheat seed के new strain आ रहे हैं इसका मतलब है wheat का आउटपुट जो है वो पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा. नए नए मेरे वो आ रहे हैं, वेरिएंट आ रहे हैं. तो wheat का आउटपुट बढ़ जाएगा. तो यील्ड भी बढ़ गया. देखो लिखा हुआ भी है यील्ड बढ़ने का मतलब होता है आउटपुट बढ़ रहा है. एंड शिफ्टेड टू अ न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सही है? विच डायग्राम एक्सप्लेन्स दिस चेंज. अब आप नोटिस करो ऑप्शन ए में दोनों का आउटपुट बदल रहा है. ऑप्शन ए में
दोनों का आउटपुट बढ़ रहा है, हमें खाली वीट का आउटपुट बढ़ाना है, हमें खाली वीट का आउटपुट बढ़ाना है। ऑप्शन बी में भी दोनों का बढ़ रहा है, ऑप्शन सी में आप नोटिस करो सिर्फ वीट का बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मेरा सी आंसर होगा, खाली वीट बढ़ रहा है, नोटिस करो सिर्फ वीट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टिल्ट आया है, यहाँ पर क्या है, टिल्ट आया या एक पिवट आया है, पिवटल शिफ्ट या टिल्ट, सही है। ऑप्शन डी में आप नोटिस करो नो चेंज इन वीट, तो इसका मतलब है ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि वीट का तो आउटपुट हमें बढ़ाना है, सही है, और जैसा कि नहीं हो रहा, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी। तो अब तक तो 3 एमसीक्यू बहुत सिंपल थे, मुझे लंबी करने की जरूरत नहीं है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4, what is most likely to severely affect the ability of money to act as a medium of exchange? पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, ये पैसों का एक फंक्शन होता है, सही है, ये पैसों का क्या होता है, एक फंक्शन होता है, सही है, ये पैसों का एक फंक्शन है, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये मनी का फंक्शन होता है। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि नोट जो है वो जनरली एक्सेप्टेबल है, क्या है, नोट जनरली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप पैसों के बदले में कोई सामने से चीज खरीद सकते हो। और इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फंक्शन को क्या चीज अफेक्ट करती है, इन्फ्लेशन अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन से होता ये है कि लोगों का पैसों से भरोसा उड़ जाता है, इससे जो है वो आपकी मनी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, इससे आपकी मनी की वैल्यू कम हो जाती है, सही है। तो टोटल मनी के कितने फंक्शन होते हैं, एक तो आपका सिंपल मैंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपके सामने लिख दिया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि पैसा जो है वो जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा आपका होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, कि आप पैसों को इजीली स्टोर कर सकते हो, पैसा खराब नहीं होगा, पेरिशेबल नहीं होता। तीसरा आपका होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज उधार पे भी ले सकते हो, सही है, जैसे आपने कोई चीज अभी खरीद ली, आप बाद में पैसे दे देना। और लास्ट होता है यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि 5 रुपए का भी सिक्का है, सही है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए की नोट है, 1000 रुपए की नोट है, तो ये सारी जो सिंपल नोटें हैं ना, तो पैसा डिविजिबल होता है, पैसा क्या होता है, डिविजिबल होता है, सही है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल। ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है पैसे का, डिविजिबल। तो ये 4 फंक्शन होते हैं मनी के, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए मेरी पैसों की एक्सटर्नल वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है। एक्सटर्नल वैल्यू पैसों की क्या होती है, पैसों की एक्सटर्नल वैल्यू होती है एक्सचेंज रेट, सही है, पैसों का एक्सटर्नल वैल्यू क्या होती है, एक्सचेंज रेट। और पैसों का इंटरनल वैल्यू क्या होती है, मनी वैल्यू, जो मैं परचेजिंग पावर की बात कर रहा हूँ, सही है। तो जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, डी वैल्यू होगी, तो इससे पहले के मुकाबले में आपके मुल्क में ट्रेड बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, इसका कोई लिंक नहीं है यहाँ से। मनी सप्लाई जब आपका बढ़ेगा, तो जब आपकी कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट गिरेगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो आपका एक्सचेंज रेट गिरेगा, आपकी करेंसी जो है वो पहले के मुकाबले में डेप्रिशिएट होगी, और पहले के मुकाबले में आपकी ट्रेड जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, तो वापस वहां पर सेम चीज हो रही है। ऑप्शन डी में क्या हो रहा है, वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो आप पहले के मुकाबले में सेविंग ज्यादा करोगे, सेविंग ज्यादा करोगे तो इसका मतलब है पैसा स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, तो स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो इन्फ्लेशन से मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मसला जो है वो खड़ा हो जाता है, सही है। तो मनी का टॉपिक पेपर में पढ़ लेना बहुत जरूरी है, पार्ट ए में आता है नॉर्मली 8 मार्क में। व्हाट वुड नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ डिमांड कर्व फॉर विक्स, डिमांड, पोजीशन ऑफ डिमांड कर्व का मतलब है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो शिफ्ट नहीं करेगा, सही है, नॉट कॉज अ शिफ्ट, क्योंकि पोजीशन एक होती है ना भाई, डिमांड कर्व एक जगह पे खड़ा हुआ है। अब अगर मैं कहता हूँ कि डिमांड कर्व की पोजीशन आगे हो गई, तो इसका मतलब है डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो गया, सही है। तो मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पर शिफ्ट नहीं होगा। इनकम्स बढ़ेंगी तो शिफ्ट होगा, हेयर ड्रेसिंग की प्राइस चेंज होगी तो इससे भी मेरा शिफ्ट आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की यहाँ पर बात हो रही है। विक्स का मतलब बालों की विक्स की बात हो रही है, सही है। एन इंक्रीज इन द विक्स वॉन्ट बाय टेलीविजन सेलिब्रिटीज, तो इससे जो है मैं ब्रांड एम्बेसडर लेके आ रहा हूँ, तो मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग करूंगा तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, जिससे मेरा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ विक्स, तो इससे मेरे डिमांड कर्व में जो है वो पहले के मुकाबले में मूवमेंट आएगी, तो मेरा डी आंसर होगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना था जहां पर शिफ्ट ना है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच सिचुएशन इज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट सेड टू बी प्राइस इलास्टिक, द क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस। तो ये तो सिंपल लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहा है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ता है। एन इंक्रीज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, अगेन लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहा है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड गिरती है, सिंपल लॉ ऑफ डिमांड, नेगेटिव रिलेशनशिप। एन इंक्रीज इन प्राइस इंड्यूसेस कंज्यूमर्स टू स्पेंड मोर ऑन द प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली जब प्राइस बढ़ती है तो आप क्वांटिटी को गिराते हो, सही है। अ डिक्रीज इन द प्राइस ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन रेवेन्यू, यस, क्योंकि अगर आप अपनी प्राइसेस को हल्का सा गिराते हो, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा से बढ़ती है और आपका रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर जो है वो पहले के मुकाबले में बढ़ जाता है, तो दोनों का रिलेशनशिप क्या हो गया, सॉरी,
ये मैंने इनइलास्टिक का लिख दिया, सॉरी सॉरी, बल्कि सही है, मैंने क्वांटिटी और रेवेन्यू का डाल दिया है। प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशनशिप क्या है? नेगेटिव। सही है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप किस केस में होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक के केस में होता है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। सही है, तो ये बहुत सिंपल है। अगेन अगर आपको प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशनशिप याद है तो आसान हो जाएगी चीज, पर अभी जैसा आप लोगों का हाल है आपको ये भी याद नहीं होगा। सही है, तो रिवाइज कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा टेक्निकल एमसीक्यू है। In the diagram D1 is the straight line demand curve and D2 is the rectangular hyperbola। देखो rectangular hyperbola कौन से केस में होता है? यूनिटरी में होता है। सही है। अच्छा, लीनियर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है? लीनियर डिमांड कर्व। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का मतलब क्या है? लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी जो है वो अलोंग द डिमांड कर्व चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? ऊपर वाला एरिया मोर देन 1 है, बीच वाला इक्वल्स टू 1 है और आखिरी वाला क्या होता है? लेस देन 1। ऐसा ही होता है। तो ऊपर वाला आपका इलास्टिक है, नीचे वाला आपका इन इलास्टिक है। सही है। ये जो मेरा D2 है, ये जो मेरा D2 है, D2 मेरा थ्रू आउट द टाइम यूनिटरी है। सही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसका मतलब है यहाँ पर जो मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो थ्रू आउट द टाइम इक्वल्स टू 1 होगा। सही है। D2 पे जो मेरा PD होगा वो थ्रू आउट द टाइम क्या होगा? इक्वल्स टू 1 होगा। और इस ग्राफ में अगर मैं D1 की बात करता हूँ, अगर मैं D1 की बात करता हूँ तो D1 ऊपर वाले हिस्से में इक्वल्स टू 1 होगा, बीच में अपना ऊपर वाले एरिया में मोर देन 1 होगा, बीच में इक्वल्स टू 1 होगा और आखिरी वाले एरिया में क्या हो जाएगा? लेस देन 1। अब देखो ऑप्शंस क्या है, थोड़ा टेक्निकल एमसीक्यू है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब देखना एक एक करके। D2 इज मोर इलास्टिक देन D1 एट पॉइंट M। अब देखो पॉइंट M पे क्या हो रहा है? पॉइंट M पे मेरा D2 क्या है? पॉइंट M पे मेरा D2 इक्वल्स टू 1 है। सही है। पॉइंट M पे मेरा D2 क्या है? इक्वल्स टू 1। सही है। और पॉइंट M पे मेरा D1 क्या है? मोर देन 1। तो क्या मेरा D2 ज्यादा इलास्टिक है D1 से? नहीं, क्योंकि ये इक्वल्स टू 1 है, ये मोर देन 1 है, तो इसका मतलब है ये आंसर नहीं हो सकता, ये लेस इलास्टिक है। आप क्या बोलोगे? लेस इलास्टिक। सही है। अच्छा, फिर ऑप्शन नंबर बी, D2 इज मोर इलास्टिक देन D1 एट पॉइंट N। अच्छा, अब देखो D2 तो हमेशा इक्वल्स टू 1 ही है, पर D1 पॉइंट N पे क्या है? D1 पॉइंट N पे मेरा लेस देन 1 है। सही है, लेस देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि D2, हाँ D2 की अमाउंट जो है वो D1 से ज्यादा है एट पॉइंट N, क्योंकि D1 इज इक्वल्स टू 1, D2 इज इक्वल्स टू 1 एंड D1 इज लेस देन 1। इसका मतलब है मेरा आंसर यहाँ पर बी होगा, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन इन बोथ कर्व्स। ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, डिक्रीज होगी इलास्टिसिटी, डिक्रीज होगी। सही है, इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी। और D2 में तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं, D2 में तो थ्रू आउट द टाइम इक्वल्स टू 1 ही। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनइलास्टिक एट पॉइंट M ऑन बोथ कर्व्स। बिल्कुल गलत। इलास्टिक है और सिर्फ, और दूसरे वाले में यूनिटरी है, तो यहाँ पर दो इलास्टिसिटी है। M पे एक डिमांड कर्व मेरा इलास्टिक है और एक डिमांड कर्व मेरा इक्वल्स टू 1 है, तो फर्क है। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर नहीं होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी होगा। सही है। तो थोड़ा टेक्निकल एमसीक्यू था, बच्चों ने नॉर्मली गलत किया था ये। सही है। क्वेश्चन नंबर 8, ये बड़ा सिंपल सवाल है। ओवर अ 4-year पीरियड एज द प्राइस ऑफ न्यू हाउसेज इंक्रीज। सही है, प्राइसेस बढ़ रही है न्यू हाउसेज की। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर न्यू हाउस फॉल्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉल हो रहा है, इसका मतलब है पीईएस गिर रहा है। पीईएस गिरने का मतलब है कि मेरी सप्लाई जो है वो क्या हो रही है? मेरी सप्लाई इन इलास्टिक होते जा रही है। सही है, मेरी सप्लाई इन इलास्टिक होते जा रही है, तो आप नोटिस भी कर लो, देखो गिरते जा रही है। तो ये ज्यादा इन इलास्टिक हो रही है, ये पहले भी इन इलास्टिक थी पर ये रिलेटिवली और इन इलास्टिक होते जा रही है। सही है, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन में। which shows price elasticity of supply became more inelastic from year to year। सही है, सही है। what shows? सही है। dollar revenues to house builders declined each year। बिल्कुल गलत, it increased each year, क्योंकि प्राइस के साथ साथ आपकी सप्लाई भी बढ़ रही है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। सही है। each year the government released more of land for house building। इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इसने सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। The proportionate price change was greater than the proportionate supply change। इसका मतलब ये कह रहा है कि प्राइसेस जो हैं मेरी ज्यादा से बढ़ रही हैं, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो मेरी कम से बढ़ रही है। और इनइलास्टिक सप्लाई में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, तो सी मेरा आंसर है, क्योंकि इनइलास्टिक सप्लाई। द प्रोपोर्शनेट प्राइस चेंज वाज द सेम एज द प्रोपोर्शनेट सप्लाई चेंज। तो ये मेरा यूनिटरी सप्लाई, जितने से प्राइस बढ़ रही है
उतने से ही क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, जितने से प्राइस बढ़ रही है उतने से ही क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, तो वो यूनिटरी सप्लाई होता है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 9, prices of gold, silver and copper fell in 2011 and again in 2015. The fall in 2011 was said to be because miners increased production. सही है। तो 2011 में सप्लाई बढ़ी थी। सही है, 2011 में सप्लाई बढ़ी थी। सही है। अच्छा आप देखो, फिर बोला हुआ the fall in 2015 was because demand especially from China decreased। तो 2015 में डिमांड गिरी है, 2015 में डिमांड गिरी है। Assuming that the equilibrium before 2011 was x, तो currently मेरा x है। सही है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, तो ये मेरी सप्लाई होगी और ये मेरा डिमांड होगा। सही है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये मेरा सप्लाई होगा और ये मेरा डिमांड होगा, क्योंकि इसने मुझे बोला हुआ है इनिशियल इक्विलिब्रियम x है। फिर इसने बोला कि सबसे पहले सप्लाई बढ़ी है, तो आप क्या करोगे, अब मुझे देखो मेरे पास नेक्स्ट इक्विलिब्रियम q है, मेरे पास नेक्स्ट इक्विलिब्रियम q है, तो मैं क्या करूंगा, सप्लाई को यहाँ तक बढ़ा दूंगा S1, जो कि मेरा 2011 का है। सही है। तो 2011 में मेरा इक्विलिब्रियम था Q, तो मैं पहले यहाँ पर आया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड गिर गई। सही है। तो 2015 में मेरी डिमांड गिर गई, तो जो 2015 वाला मेरा इक्विलिब्रियम है वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा। सही है, R होगा। तो सिंपल वही MCQ है। 2011 का इक्विलिब्रियम किया, 2011 का इक्विलिब्रियम Q है, तो ये मेरा Q है, और 2015 का इक्विलिब्रियम मेरा R है, तो ये मेरा आ गया R। तो मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा A। सही है। तो ये डुअल चेंजेस का सवाल था। अगेन वही चीज, अगर कंफ्यूजन है डुअल चेंजेस में तो भाई वीडियो देख लेना। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का A आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, कंज्यूमर X इज द लार्जेस्ट ऑफ 5 कंज्यूमर्स एंड बाइज 50% ऑफ द सेल्स। आप देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस सवाल की। कंज्यूमर X इज द लार्जेस्ट ऑफ 5 कंज्यूमर्स एंड बाइज 50% ऑफ द सेल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने कंज्यूमर X की जो डिमांड है, अगर मैं अपने कंज्यूमर X की डिमांड को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, अगर मैं अपने कंज्यूमर X की डिमांड को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो क्या मेरे पास मार्केट डिमांड आ जाएगी, क्या मेरे पास मार्केट डिमांड आ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि वो पूरी मार्केट का 50% खरीद रहा है। द टेबल शोज द क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड बाय कंज्यूमर X एंड द मार्केट सप्लाई ऑफ द गुड। अच्छा अब देखो, इसने मुझे सवाल में क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम किधर होगा, जिधर मार्केट की सप्लाई और मार्केट की डिमांड इक्वल हो जाए। तो मुझे मार्केट की सप्लाई तो दी हुई है, पर मेरे पास मार्केट की डिमांड नहीं है, तो मुझे मार्केट की डिमांड निकालनी पड़ेगी। अब मार्केट की डिमांड में कैसे निकालूंगा, मार्केट की डिमांड निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, जो कि सवाल में मुझे इसने बताया हुआ है। इससे मुझे बोला हुआ है कि जो कंज्यूमर एक्स की डिमांड है ना, उसको अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो आपके पास मार्केट की डिमांड आ जाएगी। तो आप इंडिविजुअली ये करते जाओगे, 16 को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। सही है। आप 16 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो आपके पास आ जाएगा 32। देन आप क्या करोगे, 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, आपके पास आ जाएगा 24। देन आप 10 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, आपके पास 20 आ जाएगा। तो आप नोटिस कर लो कि मार्केट सप्लाई 32 है, मार्केट डिमांड 32 है, तो इसका मतलब है मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, 6 होगी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस आपकी हो जाएगी B। सही है। मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंज्यूमर X जो है वो मार्केट का 50% खरीद रहा है, वो मार्केट का 50% खरीद रहा है। तो अगर मैं कंज्यूमर X की डिमांड को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास मार्केट डिमांड आ जाएगी ना, क्योंकि आधी डिमांड तो ये लेके जा रहा है। मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो पूरी मार्केट की डिमांड आ जाएगी। सही है। तो मेरे पास आंसर यहाँ पर 10 का होगा B। क्वेश्चन नंबर 11, what does not happen when price acts as a means to allocate resources। प्राइस कब रिसोर्सेज को एज अ रोल, मतलब अपना प्राइस अपना रोल प्ले नहीं करेगा। ये एक रोल ऑफ प्राइस है ना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना। प्राइस डिटरमाइंस द सप्लाई ऑफ पब्लिक गुड। अब ऐसा कह रहा है नहीं होगा, तो पब्लिक गुड तो प्राइस डिसाइड करता ही नहीं है। सही है। पब्लिक गुड की एलोकेशन प्राइस से होती ही नहीं है, क्योंकि पब्लिक गुड हमेशा जो है वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, और वो फ्री में प्रोवाइड करती है। वो हमसे पैसा कैसे लेती है, थ्रू टैक्सेस। तो यहाँ पर मेरा कोई प्राइस मैकेनिज्म नहीं चलता। सही है। बाकी मेरे जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे, इसमें मेरा प्राइस मैकेनिज्म चल रहा है। क्यों प्राइस मैकेनिज्म चल रहा है, क्योंकि अगर आप सही से ऑप्शंस पढ़ो, price operates in the markets for both goods and factor, price recognizes consumers ability to pay rather than consumer needs। क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में यही होता है, कस्टमर की वांट पूरी होती है, जो पैसा देने के लिए तैयार है उसको माल मिलेगा, जो नहीं दे रहा उसको नहीं मिलेगा। प्राइस सिग्नल द प्रोड्यूसर, तो ये भी मेरा प्राइस मैकेनिज्म का फंक्शन है, सिग्नलिंग रोल है उसका। सही है।
तो सिर्फ ऑप्शन ए में मेरा प्राइस मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सही है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मेंट बाय कंज्यूमर सरप्लस? बहुत वाहियात सवाल है, इसका आंसर बी है, द डिफरेंस बिटवीन हाउ मच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड द अमाउंट पेड। सही है। तो आप बेसिकली क्या करते हो, विलिंगनेस माइनस एक्चुअल। सही है। आपकी मैक्सिमम विलिंगनेस को आप माइनस करते हो एक्चुअल से। फालतू सवाल था। क्वेश्चन नंबर 13, in the diagram S1 is the original supply curve and D is the original demand curve। सही है। if the supply shifts to S2, supply पीछे की तरफ जा रहा है, which area represents the change in consumer surplus? तो prices मेरी बढ़ रही हैं, quantity मेरी गिर रही है और equilibrium मेरा कुछ इस तरीके से आ रहा है। सही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे, फिर न्यू कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे, फिर चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे। तो ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा भाई? ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस मेरा होगा, मेरी ओरिजिनल प्राइस थी ये, तो ये होगा ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस। तो ये क्या हो जाएगा, PWQ। सही है। PWQ। न्यू कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, ये हो जाएगा। सही है। न्यू कंज्यूमर सरप्लस ये हो जाएगा, TWV। सही है। TQV नहीं हो सकता, ये होगा ना, TWV, ये होगा। सही है। और चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस क्या है, ये एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, ये चीज। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा PTVQ। PTVQ, PTVQ का आ रहा है, PQV, ए में आ रहा है, ए में आ रहा है। सही है। ए आंसर है मेरा। ठीक है, खैर है, ए आंसर आ गया। सही है। सिंपल था बहुत। आफ्टर अ सीरीज ऑफ पुअर हार्वेस्ट। सही है। आफ्टर अ सीरीज ऑफ पुअर हार्वेस्ट अ गवर्नमेंट इम्पोजेज एन अफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस। अब अफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस किधर होती है? अफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस हमेशा बिलो द इक्विलिब्रियम होती है। सही है। जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज होती है। What could be a consequence of this policy? Both rich and poor people would satisfy their demands equally। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता। Illegal buying and selling through a black market would be prevented। नहीं, गवर्नमेंट इसको नहीं प्रिवेंट कर पाती। Rationing would be necessary to ensure a fair distribution of cereals। Exactly, बिल्कुल यही होता है, क्योंकि आप फिर मैक्सिमम प्राइस को रिमूव करते हो, फिर आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं, फिर आपका लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई के थ्रू आप वापस इक्विलिब्रियम पे आते हो। तो जब भी आपकी शॉर्टेज होती है तो शॉर्टेज को एलिमिनेट कैसे करते हैं? जब भी आपको शॉर्टेज को एलिमिनेट करना है तो उसको एलिमिनेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो होती है रैशनिंग। और रैशनिंग एक प्राइस मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सही है। द मार्केट वुड फेल टू क्लियर लीविंग अ सरप्लस। सरप्लस नहीं होगा, शॉर्टेज होगी। सरप्लस नहीं होगा, शॉर्टेज होगा। सही है। शॉर्टेज होगा। मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 15, The diagram shows the demand and supply curves of a commodity before and after specific tax। Specific tax क्या होता है? Specific tax is basically per unit tax, जिसमें आप जो है अपने सप्लाई कर्व को पैरेलल शिफ्ट करते हो। और अगर आपको इस टैक्स को आइडेंटिफाई करना है तो इस टैक्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो? बाय लुकिंग एट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व। कैसे आइडेंटिफाई करते हो? बाय आइडेंटिफाइंग द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व। सही है। तो सप्लाई कर्व, अब इनडायरेक्ट टैक्स इसने रिमूव करा है। इनडायरेक्ट टैक्स रिमूव करने का मतलब है कि मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ये होगा, मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ये होगा। सही है। नहीं, मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम बल्कि ये होगा और मेरी सप्लाई कर्व आगे आएगी, क्योंकि जब इनडायरेक्ट टैक्स रिमूव होगा तो आपकी पहले के मुकाबले में सप्लाई बढ़ेगी। सही है। तो आप ई से आ जाओगे E1 पे, तो आपकी जो है वो प्राइस क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आपकी करंट प्राइस क्या है? प्राइस आफ्टर द रिमूवल ऑफ टैक्स 6 हो जाएगी। और सब टैक्स पर यूनिट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? टैक्स पर यूनिट पर आइडेंटिफाई कर लोगे बाय वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस दोनों सप्लाई कर्व का कितना है? 6। तो वो टैक्स पर यूनिट भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? ए। सही है। कह रहे ये चीज तो मसला, तो ए से लेके E1 जो है वो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है। बहुत आसान एमसीक्यू। अच्छा, अब आप बोलोगे सर आपने टैक्स का वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से क्यों आइडेंटिफाई करा है? हमेशा याद रखना, नई क्वांटिटी से करते हैं। ये आपकी नई क्वांटिटी है Q1 और ये आपकी पुरानी क्वांटिटी है। सही है। तो ये भाई रट्टे नहीं मारना, ये लॉजिकली हो रहा है। तो सही है। हमेशा न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड से आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो टैक्स हो या सब्सिडी हो, चाहे वो रिमूव हो या सब्सिडी भी रिमूव हो, तो आप नई क्वांटिटी से ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 16, द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर हीटिंग ऑयल। अच्छा,
If the government introduces a production subsidy, how will the financial benefit be shared between consumers and producers? अच्छा, ये कंज्यूमर बेनिफिट एंड प्रोड्यूसर बेनिफिट की बात कर रहे हैं। सब्सिडी से यही होता है ना, कंज्यूमर बेनिफिट प्रोड्यूसर बेनिफिट। सप्लाई आप नोटिस करो इनइलास्टिक है, इस चीज को मानते हो? सप्लाई इनइलास्टिक है ना, और डिमांड क्या है? इलास्टिक। सही है। तो अगर मैं आपसे सब्सिडी की बात करता हूं, तो सब्सिडी के केस में देखो 3 केस होते हैं। अब एमसीक्यूज की नॉलेज है, ये थ्योरी में नहीं पढ़ाई जाती ना, थ्योरी के पेपर में ही आती है, बहुत बेसिक नॉलेज है। 3 मेरे केस होते हैं। तो ये 3 केस क्या होते हैं? पहला केस होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पहला केस है। दूसरा केस होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा केस होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 केस होते हैं। सही है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको इससे सप्लाई इनइलास्टिक दिया हुआ है, डिमांड इलास्टिक दिया हुआ है। अब अपने को तो नहीं पता कंज्यूमर बेनिफिट प्रोड्यूसर बेनिफिट क्या होगा। आप एक चीज कर सकते हो कि आप डायग्राम बना सकते हो, पर मसला ये है कि जब इनइलास्टिक सप्लाई दिया जाता है तो डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि डायग्राम नहीं बना सकते। प्राइस का चेंज बहुत कम से आ रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा से आ रहा है, तो प्रोड्यूसर बेनिफिट ज्यादा होगा, कंज्यूमर बेनिफिट कम होगा। सही है। ये तो मैंने आपको बेसिक डायग्राम के थ्रू बता दिया, पर इसका एक थ्योरेटिकल तरीका होता है याद करने का। या तो आप पेपर में डायग्राम से कर लो, सही है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार आपको डायग्राम नहीं देते तो कंफ्यूजन हो जाती है। या आपसे सवाल में वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि पीईएस और पीईडी का क्या रिलेशन होना चाहिए कंज्यूमर बेनिफिट और प्रोड्यूसर बेनिफिट के लिए। तो हमेशा याद रखना, अगर पीईएस, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अमाउंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ज्यादा है, इफ पीईएस इज एक्सीडिंग पीईडी, तो हमेशा याद रखना कंज्यूमर बेनिफिट विल बी मोर देन प्रोड्यूसर बेनिफिट। ये रट्टा मार लो। जब आपका पीईएस विल बी मोर देन पीईडी, कंज्यूमर बेनिफिट विल एक्सीड प्रोड्यूसर बेनिफिट। अब ये भले टैक्स भी हो, अगर ये टैक्स होता ना, अगर टैक्स के केस में भी पीईएस पीईडी से ज्यादा है तो कंज्यूमर बर्डन विल एक्सीड प्रोड्यूसर बर्डन। सही है। अगर आपका पीईएस और पीईडी इक्वल है तो इसका मतलब है कंज्यूमर बर्डन विल बी इक्वल्स टू प्रोड्यूसर बर्डन, या कंज्यूमर बेनिफिट विल बी इक्वल्स टू प्रोड्यूसर बेनिफिट। सही है। और अगर आपका पीईडी इज एक्सीडिंग पीईएस तो इसको उल्टा कर दो, प्रोड्यूसर बर्डन विल बी मोर देन कंज्यूमर बर्डन और प्रोड्यूसर बेनिफिट विल बी मोर देन कंज्यूमर बेनिफिट। सही है। तो ये मेरा फिक्स केस है जो कि हर केस में अप्लाई होता है। तो ये हमेशा, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका सप्लाई इन इलास्टिक है ना। सप्लाई इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि आपका जो पीईएस है वो लेस देन 1 है। यहाँ आपकी डिमांड क्या इलास्टिक है, इसका मतलब है आपकी पीईडी जो है वो मोर देन 1 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर केस 1 अप्लाई हो रहा है, 2 अप्लाई हो रहा है कि 3 अप्लाई हो रहा है? यहाँ पर केस 3 अप्लाई हो रहा है। यस, यहाँ पर केस 3 अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई? जाग जाओ थोड़ा। डी होगा। यस, क्योंकि यहाँ पर पीईडी एक्सीड कर रही है पीईएस को। ये अच्छा, ऑप्शन ए में क्या, इट विल बी शेयर्ड इक्वली। इक्वली कब शेयर होता है? जब पीईडी इक्वल्स टू पीईएस, इट विल गो इंटायरली टू द प्रोड्यूसर। इंटायरली प्रोड्यूसर पे कब जाता है? जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक हो। मेजोरिटी विल गो टू द कंज्यूमर। मेजोरिटी कंज्यूमर कब जाता है? कंज्यूमर पे मेजोरिटी कब जाएगा? कंज्यूमर पे मेजोरिटी तब जाएगा जब केस नंबर 1 में जाएगा, जब पीईएस एक्सीड करे पीईडी को। सही है। क्लियर है? लिख लिया ये। अब आइंदा कभी कोई ऐसा एमसीक्यू आएगा तो मैं ये डिटेल में नहीं बताऊंगा भाई, याद रखना प्लीज। अच्छा, 17 17 the diagram shows UK government total spending and welfare spending in billions 2005 and 2014. सही है। What can be concluded from the diagrams about UK government spending during the period 2005 to 2014? सही है। तो ये सही है, तो खाली ग्राफ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। Both forms of spending were cut in 2014। सही है। तो दोनों के 2014 देखो खाली, यहाँ दोनों के 2014। अब देखो मैं अमाउंट्स लिख देता हूँ खाली, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए सारी। अब अमाउंट्स कैसे लिखनी है ये देखो। 2005 में कितना है? 2005 में आपका चल रहा है 500। सही है। 2005 में आपका चल रहा है 500। 2006 में कितना चल रहा है? 2006 में ये चल रहा है 525।
सही है। 2006 में कितना चल रहा है ये 525, 2007 में ये 550, 2008 में ये तकरीबन 570 कर देते हैं, 2009 में ये कितना हो गया 625, 2010 में ये 650 हो जाएगा, नहीं 700 हो गया, बल्कि 700। 2011 में कितना है, 2011 में ये है 725, 2012 में ये कितना है, 2012 में कितना है भाई, 2012 में भी अराउंड 725 है। अच्छा फिर ये कांस्टेंट है 750, 750, सही है। तो ये थोड़ी ख्वारी करके ये चीजें लिखनी थी। अब ये लिखनी मैंने क्यों है, क्योंकि आप नोटिस करो 2014 में ये कांस्टेंट था। इससे क्या लिखा हुआ है, बोथ फॉर्म्स ऑफ स्पेंडिंग वर कट इन 2014। तो अगर आप टोटल स्पेंडिंग को देखो तो टोटल स्पेंडिंग कांस्टेंट था, तो ये फॉल नहीं हुआ है। हाँ अगर आप इस वाले ग्राफ को देखोगे तो इस वाले में आप नोटिस करो 2014 में गिरा है। अगर आप इस वाले ग्राफ में देखोगे तो 2014 में गिरा है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तभी मैंने लिखा है, इतनी ख्वारी मैंने तभी करी है। बोथ टोटल एंड वेलफेयर स्पेंडिंग हैव राइजन कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली राइज नहीं हो रहा, क्योंकि 2014 में आपका वेलफेयर जो है वो गिरा है। सही है, 2014 में आपका वेलफेयर जो है वो फॉल हुआ है। इन 2005 वेलफेयर स्पेंडिंग मेड अप अ क्वार्टर ऑफ टोटल स्पेंडिंग। तो 2005 में मेरा कितना था, 2005 में अराउंड 80 था, और 2005 में ये 500 था। तो 80 इज नॉट अ क्वार्टर ऑफ 500। सही है, 80 इज नॉट अ क्वार्टर ऑफ 500, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। नॉन वेलफेयर स्पेंडिंग हैज ऑलवेज एक्सीडेड वेलफेयर स्पेंडिंग, यस, क्योंकि आप नोटिस कर लो टोटल स्पेंडिंग है भाई। टोटल स्पेंडिंग में से अगर एक हिस्सा मेरी वेलफेयर है, तो इसमें अगर मैं नॉन वेलफेयर को ऐड कर दूंगा तो ये मेरी टोटल स्पेंडिंग बन जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, मेरी टोटल स्पेंडिंग हमेशा वेलफेयर स्पेंडिंग को एक्सीड कर रही है। मेरी टोटल स्पेंडिंग जो है वो हमेशा वेलफेयर को एक्सीड कर रही है। तो वो किस अमाउंट से एक्सीड करेगी, वो नॉन वेलफेयर से एक्सीड करेगी। सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका डी, बहुत सिंपल है। सही है, नॉन वेलफेयर, ये मैंने नो वेलफेयर लिख दिया, नॉन वेलफेयर। सही है, तो ये एमसीक्यू वैसे बेकार होते हैं वो। हेल्थ सर्विसेज इन एन इकोनॉमी आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट क्लिनिक्स दैट चार्ज हाई फीस। सही है, ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइड्स हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन। अगर एवरीवन, अगर हेल्थ सर्विस सबके लिए चाहिए तो फिर इसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर वो सबको देना चाह रहा है तो सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो फ्री में प्रोवाइड करेगा। सही है, तो व्हाट विच डायरेक्ट एक्शन शुड इट टेक, बिल्ड गवर्नमेंट क्लिनिक्स टू कम्पीट इन द मार्केट। बिल्कुल गलत, मार्केट में कम्पीट करने से कुछ नहीं होगा, टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल चाहिए। क्लोज प्राइवेट क्लिनिक्स वेयर प्रोविजन बाय द मार्केट इज इनएडुकेट। बिल्कुल गलत, प्राइवेट क्लिनिक कंप्लीटली बंद करने पड़ेंगे। इंक्रीज द टैक्सेस ऑन प्रॉफिट्स मेड बाय प्राइवेट क्लिनिक्स। बिल्कुल गलत, आप मेरिट गुड पे टैक्स नहीं लगाते भाई, बेवकूफी होती है बहुत बड़ी, और महंगा कर रहे हो आप। नेशनलाइज प्राइवेट क्लिनिक्स एंड रिमूव चार्जिंग। यस, नेशनलाइज का मतलब होता है कि आप प्राइवेट से टेक ओवर करके पब्लिक पे आ जाओ और प्राइजेस को जीरो कर दो, जीरो प्राइजेस पे प्रोवाइड करो हेल्थ को। तो डी मेरा आंसर हो जाएगा। सही है, इन इट्स रीसेंट बजट। सही है, अगर मैं बजट की बात करता हूँ तो बजट क्या होता है, बजट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस टैक्स का रेवेन्यू। सही है, गवर्नमेंट रिड्यूस टोटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ने अपने टोटल एक्सपेंडिचर को कम किया है, तो इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड जो है वो गिरेगा। वाइल इंक्रीजिंग द अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे खर्चा बढ़ाया है, तो इसका मतलब है एग्रीगेट सप्लाई जो है वो मेरा बढ़ेगा, सप्लाई साइड पॉलिसी। द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कफोर्स, इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट एक्स। इनिशियली पॉइंट एक्स पे हूँ, तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे एग्रीगेट डिमांड को गिराना है और एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा, एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाऊंगा, तो मैं पहले यहाँ से इधर आऊंगा, फिर मैं अपनी एग्रीगेट डिमांड को गिराऊंगा, फिर मैं यहाँ से इधर आऊंगा। तो ए मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सही है, यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये वही सिंपल ड्यूअल चेंजेस जैसा सवाल है जो कि माइक्रो में आता है, खाली मैक्रो में किया है हमने और कुछ नहीं किया। सही है, द टेबल शोज द रिटेल प्राइसेस इंडेक्स फॉर 4 कंट्रीज फॉर ईयर्स 2 एंड ईयर 3। ईयर 1 इज द 100, तो ये बेसिकली बेस ईयर है। रिटेल प्राइस इंडेक्स यूज किधर होता है, टू मेजर इन्फ्लेशन। सही है, इन्फ्लेशन मेजर करते हैं इससे अपन। कैसे करते हैं मेजर इन्फ्लेशन, अपन न्यू माइनस ओल्ड करके। सही है, ये न्यू माइनस ओल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सिंपली आपको क्या करना है, क्या बोला है, विच कंट्री हैड अ हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन ईयर 2 देन इन ईयर 3। कह रहा है कि कौन सी कंट्री में ईयर 2 में इन्फ्लेशन ज्यादा थी कंपेयर टू ईयर 3। तो आपको जो है वो इंडिविजुअली निकालने पड़ेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ेगा। तो न्यू माइनस ओल्ड कैसे करोगे, लेट से ये पहला वाला है, तो ये तो बेस ईयर है,
तो बेस ईयर में तो इन्फ्लेशन 0 होती है, सही है। फिर सेकेंड ईयर में आप क्या करोगे, न्यू माइनस ओल्ड करोगे। न्यू माइनस ओल्ड कैसे करोगे, 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, सही है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 10%। फिर आप क्या करोगे, 110 और 120 का वो निकालोगे, न्यू माइनस ओल्ड, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9.1%। फिर आप 130 और 120 का निकालोगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8.3%, सही है। ये मैंने निकाल लिए सारे। अब यहाँ पर पहले साल में 115 है, तो न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो बेस ईयर 100 होता है, तो पहले साल में 15% होगी। फिर दूसरे साल में वही फॉर्मूला लगाओगे, तो आपके पास आ जाएगा 14.7%। फिर वापस वही फॉर्मूला लगाओगे 132 और 144 रुपए, तो आपके पास आ जाएगा 9.1%। और सबसे लास्ट में आप करोगे वापस सही फॉर्मूला लगाओगे 150 माइनस 144, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4.2%। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा खुद देख के बता सकते हो, अब तो सारी वैल्यूज भी दे दी मैंने, नहीं तो मेहनत कर लो। क्या होगा आंसर भाई, ये होगा यस। ईयर 2 में इन्फ्लेशन ज्यादा है ना भाई, हायर इन ईयर 2, इसने यही तो मांगा हुआ था, ये हायर इन ईयर 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ईयर 2 में इन्फ्लेशन ज्यादा है कंपेयर टू ईयर 3? व्हाट डज द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड? तो करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, नेट इनकम्स, नेट इनकम को दूसरे लफ्जों में आप प्राइमरी इनकम भी बोलते हो, और यहाँ पर लास्ट चीज आती है नेट ट्रांसफर, जिसको आप ऑफिशियल ट्रांसफर भी बोल सकते हो और सेकेंडरी इनकम भी बोल सकते हो, सही है। तो गवर्नमेंट रिजर्व्स एंड फॉरेन एड नहीं आता, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तो मेरा बजट है, ये तो अलग ही चीज है। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यस, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल गलत, सही है, वो मेरा कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट में आ जाता है, सही है। तो 21 का आंसर मेरा सी होगा, जो कि बहुत सिंपल था। 22, assume the Chinese monetary authorities are committed to maintaining the exchange rate of China's currency, the yuan against the US dollar between P1 and P2। तो मेंटेन कर रहा है, एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब है ये मेरा अपर बैंड है और ये मेरा लोअर बैंड है, सही है, मेंटेन, सही है। तो मेंटेन एक्सचेंज रेट में यही होता है, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं ना इसको, मैनेज्ड फ्लोट चाइना करेंसी। अब देखो मसला क्या है, मेरी सप्लाई आगे जा चुकी है, अब मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो मैं अपनी सप्लाई को वापस अंदर लेके आ जाऊं, इसी रेंज में लेके आ जाऊं, या तो मैं अपनी डिमांड को बढ़ा दूं। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपनी सप्लाई को कम कर दूं, या तो मैं अपनी डिमांड ऑफ करेंसी को बढ़ा दूं। What might they do if the supply change from S1 to S2? अब यहाँ पर मैं या तो रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा सप्लाई को, या तो मैं सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ युआन की, सही है, मैं युआन की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा टू मेंटेन माय एक्सचेंज रेट, सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन इसने दिया हुआ है। इंट्रोड्यूस कंट्रोल्स ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट ओवरसीज, अगर आप चाइनीज इन्वेस्टमेंट ओवरसीज को कंट्रोल करोगे तो पहले के मुकाबले में चाइना से कम पैसा बाहर जाएगा, कम पैसा इन्वेस्ट होगा बाहर, कम पैसा अब्रॉड जाएगा। तो जब कम पैसा अब्रॉड जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे आपकी सप्लाई ऑफ युआन जो है वो पहले के मुकाबले में गिर जाएगी, तो आपका ए ही आंसर होगा। लोअर इंटरेस्ट रेट, आप इंटरेस्ट रेट को कम करोगे तो डिमांड ऑफ युआन जो है वो गिरेगी, सप्लाई ऑफ युआन जो है वो पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगी, तो ये डुअल चेंज आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। रिमूव टैरिफ फ्रॉम इंपोर्ट्स, तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो पहले के मुकाबले में बढ़ जाएंगी, जिससे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो सप्लाई ऑफ युआन बढ़ जाएगा, ये भी नहीं होगा। सेल युआन ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, आप अपनी करेंसी को बेच रहे हो, जब आप अपनी ही करेंसी को बेचोगे तो इसका मतलब है आप सप्लाई ऑफ युआन को बढ़ा रहे हो, आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपनी करेंसी ज्यादा रख रहे हो, तो जिसकी वजह से आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, सिंपल ए आंसर होगा। 23, इन द यूके इन जुलाई 2014 1 पाउंड इक्वल्स टू, सही है, क्या बोला हुआ है, 1 पाउंड इक्वल्स टू 1.71 डॉलर, बाय द एंड ऑफ अगस्त 1 पाउंड इक्वल्स टू 1.65। तो एंड ऑफ अगस्त पे 1 पॉइंट इक्वल्स टू कितना हो गया, 1.65। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सप्लेन दिस? पहले जो है, सी क्या है, 2 मिनट बता रहा हूँ। पहले जो है क्या हो रहा था, पहले मुझे 1 पाउंड का 1.71 डॉलर मिल रहा था, अब मुझे इसी 1 पाउंड का 1.65 डॉलर मिल रहा है। इसका मतलब है कि पहले के मुकाबले में पाउंड की औकात क्या हुई है, पाउंड की औकात जो है वो कम हो गई है, इसका मतलब है पाउंड जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है।
पहले मुझे 1 पाउंड पे ज्यादा डॉलर मिल रहे थे, अब मुझे 1 पाउंड पे कम डॉलर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है पाउंड की वैल्यू गिरी है, पाउंड डेप्रिशिएट हुआ है, तो पाउंड की जो है वो एक्सपोर्ट की प्राइसेस गिरेंगी और पहले के मुकाबले में इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इसी तरह पहले मुझे $1 पे, पहले मुझे 1.71 डॉलर का 1 पाउंड मिलता था, अब मुझे 1.65 का 1 पाउंड मिल रहा है। इसका मतलब है यूएस वालों के लिए पाउंड अब सस्ता हो गया है, तो उनकी करेंसी जो है वो पहले के मुकाबले में एप्रिशिएट हुई है, और जब करेंसी एप्रिशिएट होती है तो पहले के मुकाबले में एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं और इंपोर्ट की प्राइसेस गिरती हैं। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ पर मेरा सिंपल आंसर होगा इंक्रीज इन द यूके एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट अगर होंगे एन इंक्रीज इन द यूके एक्सपोर्ट, इसका मतलब है आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। मोस्ट लाइकली एक्सप्लेन दिस, इससे आपकी करेंसी एप्रिशिएट होनी चाहिए क्योंकि आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, सही है, डिमांड फॉर करेंसी बढ़ेगी। एन इंक्रीज इन द यूके इंटरेस्ट रेट, यूके इंटरेस्ट रेट से भी आपकी करेंसी एप्रिशिएट होती है, सही है, पर यूके तो डेप्रिशिएट हो रहा है, सही है। तो यहाँ पर आपका यूके एप्रिशिएट हो रहा है, यहाँ पर आपका यूके एप्रिशिएट हो रहा है, पर ऑप्शंस में मेरा यूके डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पर मेरा मेन आंसर जो है वो डेप्रिशिएट है। इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ यूके कंपनीज, यूके कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ रहा है, इससे मेरा एक्सचेंज रेट का कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीजिंग साइज ऑफ द यूके नेशनल डेट, भाई गवर्नमेंट का उधार बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का उधार बढ़ रहा है, इसका मतलब है गवर्नमेंट ने कर्जा लिया हुआ है, गवर्नमेंट ने जब कर्जा लिया हुआ है तो वो कर्जा पे ऑफ भी तो करेगा, कर्जा पे ऑफ करने के लिए उसको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो पाउंड की सप्लाई को बढ़ाएगा, पाउंड की सप्लाई बढ़ेगी तो पाउंड जो है वो पहले के मुकाबले में डेप्रिशिएट होगा, जो कि साफ साफ मुझे ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो मुझे इसने कॉज नहीं पूछा, मुझे इसने पूछा है कि मतलब इसने मुझे कॉज पूछा है, इसने मुझे बोला कौन से ऑप्शन की वजह से ये हो रहा है, सही है, इसने मुझे बेसिकली कॉज पूछा है कि कौन से ऑप्शन की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। 24, भाई 24 तो बहुत सिंपल है यार, टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला पूछ रहा है, ये फॉर्मूला होता है भाई, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय 100, सही है, ये तो रट्टा है। 25, कंट्री एक्स फॉर्म्स अ कस्टम यूनियन विद कंट्री वाई, तो कंट्री एक्स ने क्या करा, कंट्री वाई के साथ कस्टम यूनियन बनाया है, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में अब जो है वो फ्री ट्रेड होगी, कोई प्रोटेक्शनिज्म का टूल नहीं होगा, और इन दोनों का एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होगा, मतलब इनसे जो माल खरीदेगा वो एक ही टैरिफ पे करेगा, चाहे वो कंट्री एक्स से हो या वाई से हो। एक्स देन सीजेस टू प्रोड्यूस इट्स ओन कार्स, एक्स ने गाड़ियां बनाना बंद कर दी और उसने गाड़ियां इंपोर्ट किससे करना शुरू कर दी, वाई से। इसका मतलब है कि कंट्री वाई को गाड़ियों में कंपैरेटिव एडवांटेज है, तभी कंट्री एक्स ने जो है वो गाड़ियां बनाना बंद कर दी, क्योंकि फ्री ट्रेड में तो यही होता है ना, आप कंपैरेटिव एडवांटेज का फायदा उठाते हो, सही है। फिर क्या हुआ, कंट्री वाई डाइवर्ट सम ऑफ इट्स कार एक्सपोर्ट्स टू एक्स फ्रॉम कंट्री जेड, कंट्री वाई पहले कंट्री जेड को गाड़ियां बेचता था, पर अब उसने कंट्री जेड में गाड़ियां बेचना कम कर दी। अब अगर इसने कंट्री जेड में गाड़ियां बेचना कम कर दी तो कंट्री जेड की डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाएगी, कंट्री जेड की जो है वो डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और कंट्री जेड में गाड़ियों की प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि कंट्री वाई ने लेस अवेलेबल किया है, कंट्री वाई ने क्या करा है, कंट्री वाई ने लेस अवेलेबल करा है फॉर कंट्री, देखो लेस अवेलेबल बाय कंट्री वाई फॉर कंट्री जेड, तो इसकी वजह से कंट्री जेड की बच गई, तो कंट्री जेड में कार प्राइसेस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, क्योंकि वहां पर अब माल कम जा रहा है, कंट्री वाई ने सप्लाई कम करी है, तो कंट्री जेड में डिमांड बढ़ जाएगी जिससे प्राइसेस बढ़ जाएंगी। फिर क्या बोल रहा है, फिर ये कह रहा है कि एक्स में प्राइसेस का क्या होगा, भाई एक्स तो बेनिफिट उठाएगा ना, एक्स तो अगर कंट्री वाई से गाड़ी खरीद रहा है तो वो बेनिफिट उठाएगा, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ कस्टम यूनियन, बेनिफिट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ कस्टम यूनियन, इसको तो गाड़ियां सस्ती मिलेंगी ना भाई, इसको तो गाड़ियां सस्ती मिलेंगी, तो इसके लिए प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगी, तो मेरा आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा, जो कि परफेक्टली मुझे एक्सप्लेन कर रहा है, तो थोड़ा अच्छा एमसीक्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, द टेबल शोज द एबिलिटी ऑफ टू कंट्रीज टू प्रोड्यूस टू कमोडिटीज, भाई ये विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो एब्सोल्यूट कंपैरेटिव पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करते हो भाई, यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो निकालते हो ना, तो आप कंट्री वाई का और कंट्री जेड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो निकालोगे, सही है, तो राइस इज टू व्हीट, राइस कितने कंट्री एक्स के, बल्कि पहले कंट्री कंट्री एक्स एंड वाई, सही है, कंट्री एक्स एंड वाई, तो पहले कंट्री एक्स का निकालेंगे देन कंट्री वाई का निकालेंगे, तो कंट्री एक्स का कितना है 2000 इंटू 2000, अब रेशियो मेरा 1:1 आ रहा है, तो थोड़ा बताना मुश्किल है ये, कंट्री वाई का निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कंपैरेटिव किसका एब्सोल्यूट किसका है।
कंट्री वाई क्या कर रही है, 2-4 हज़ार उसकी राइस का आउटपुट है और वीट का कितना है 2,000, तो रेशो क्या आ जाएगा 1:0.5। इसका मतलब है कि भाई कंट्री एक्स जो है वो एक राइस बनाने में एक वीट फॉरगो कर रही है, कंट्री वाई जो है वो एक राइस बनाने में 0.5 वीट फॉरगो कर रही है। तो लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइस में किसकी है, कंट्री वाई की है। तो इसका मतलब है कंट्री वाई को राइस में कंपेरेटिव एडवांटेज है, कंट्री वाई को राइस में कंपेरेटिव एडवांटेज है। और अगर कंट्री वाई को राइस में है तो कंट्री एक्स को किस में होगा, वीट में होगा, क्योंकि ये बायलेटरल ट्रेड होती है, दो ही कंट्री ट्रेड कर रही होती है। सही है। कंपेरेटिव एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो क्या होगा, कंट्री एक्स हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन वीट, तो सी मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि वीट को कंट्री एक्स में कंपेरेटिव एडवांटेज है। सही है, 3 एमसीक्यू रहेगा। In 2014, Poland was the world's largest exporter of apples. 55% of the crop went to Russia. Then Russia banned its imports. पोलैंड सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था एप्पल का और रशिया उसका सबसे बड़ा कस्टमर था। अब रशिया ने क्या करा, इंपोर्ट्स को बैन कर दिया। What would not have prevented the revenue of the Polish apple farmers falling dramatically? Obvious सी बात है, जब रशिया सबसे बड़ा कस्टमर था, अब वो खरीदना बंद कर देगा तो इससे मसला क्या होगा, इससे मसला ये होगा कि पॉलिश के जो एप्पल के फार्मर्स हैं, पॉलिश जो हैं, उनका रेवेन्यू गिर जाएगा। तो इस केस में एक कंट्री क्या करती है, इस केस में एक कंट्री हमेशा रिटेलिएट करती है। जब भी कोई ऐसा सिनेरियो आता है ना, आप रिटेलिएट करते हो, आप पैरेलल एक्शन लेते हो। आप क्या लेते हो, आप पैरेलल एक्शन लेते हो, आप रिटेलिएशन करते हो। द पॉलिश गवर्नमेंट प्लेस अ बैन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ फूड फ्रॉम रशिया। उसने बैन करा, अपन ने भी बैन कर दिया। इससे क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाएगी, तो अपना जो रेवेन्यू है वो इतना ज्यादा से नहीं गिरेगा। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल आंसर था। बाकी ऑप्शंस में वो सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। इसकी एक ही लॉजिक है, पैरेलल एक्शन। जब भी आपके साथ कोई कंट्री उंगली करेगी, आप उसके साथ करोगे, आप रिटेलिएट कर दोगे। सही है। द एप्पल फार्मर्स फाउंड न्यू मार्केट्स। न्यू मार्केट फाइंड करना बहुत मुश्किल है, वैसे ही 55% का शेयर था रशिया के पास। द एप्पल फार्मर्स वर एबल टू स्टोर द हार्वेस्ट। अगेन वही चीज, इससे मेरा रेवेन्यू तो गिर रहा है ना, भले मैं स्टोर कर रहा हूँ पर मेरा रेवेन्यू तो अभी भी गिर रहा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी स्कीम टू बाय एप्पल्स एंड सप्लाई देम टू चैरिटीज। गवर्नमेंट कब तक खरीदेगी, हर महीने तो नहीं खरीदेगी ना। एक बार जब उसने सरप्लस बना दिया, एक बार ले लेगी। मिनिमम प्राइस में भी वो बार बार थोड़ी लेती है। सही है, एक टाइम पे आके फिर वो मिनिमम प्राइस हटा देती है। तो सरप्लस भी वो एक टाइम तक खरीदेगी। इससे बेहतर है आप बेटर एक्शन लो, और बेटर एक्शन क्या है, सी, पैरेलल एक्शन। आप अपनी डोमेस्टिक डिमांड को प्रोटेक्ट करो। 28, मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी बढ़ाने का मतलब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। विच एक्शन इलस्ट्रेट दिस, कर्बिंग कंजम्पशन थ्रू कंट्रोल्स ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है आप कंजम्पशन को कम करा रहे हो, आप लोन्स कम दे रहे हो। लोन्स कम दोगे तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। तो ये तो आंसर नहीं होगा। लोअरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंक्स टू इंक्रीज लेंडिंग। आप बैंक को मोटिवेट कर रहे हो ज्यादा लेंडिंग के लिए। जब बैंक पहले के मुकाबले में लेंडिंग ज्यादा करेगी तो बोरोइंग ज्यादा होगी, बोरोइंग ज्यादा होगी तो कंजम्पशन ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, जिससे आपकी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो बी आंसर हो जाएगा। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू अचीव अ बजट सरप्लस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करोगे तो एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी, और ये मॉनेटरी पॉलिसी हमारा है ही नहीं। स्टिमुलेटिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे तो कंजम्पशन गिरेगी, इन्वेस्टमेंट गिरेगी, एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी। तो ये भी हमारा आंसर जो है वो नहीं है, बी आंसर है। 29, when will a country's balance of payment current account deficit be reduced? तो डेफिसिट मुझे कम करना है। when it lowers tariff on import। अगर आप टैरिफ से इंपोर्ट्स पे टैरिफ कम कर दोगे तो आपकी इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा, और आपका जो डेफिसिट है वो पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा। हमें डेफिसिट को कम करना है। दूसरा, व्हेन इट रेजेस द रेट ऑफ इनकम टैक्स। आप अगर पहले के मुकाबले में टैक्सेस को बढ़ाओगे तो आपकी कंट्री में डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम होगी। डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम होगा, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम होगा तो पहले के मुकाबले में आपकी कंट्री में डेफिसिट भी कम हो जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में आप नोटिस करो ये कौन सी पॉलिसी है। इस पॉलिसी को बोला जाता है एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी। ये एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी का पार्ट है, या दूसरे लफ्जों में आप इसको कह सकते हो एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी। सही है। व्हेन इट रिमूव्स एक्सपोर्ट सब्सिडीज। एक्सपोर्ट सब्सिडी रिमूव करोगे तो एक्सपोर्ट की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से आपका डेफिसिट बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग आपसे खरीदेंगे नहीं। व्हेन इट रीवैल्यू इट्स करेंसी। आप करेंसी को एप्रिशिएट कर रहे हो, आप करेंसी को एप्रिशिएट करोगे तो आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से अगेन आपका डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग आपसे खरीदेंगे ही नहीं। तो आपका बी आंसर होगा यहाँ पर। सही है। सबसे लास्ट,
The diagram shows four possible aggregate supply curve and an equilibrium point X to equilibrium point X. A government employs deflationary fiscal policy. Deflationary fiscal policy का मतलब है aggregate demand को कम करना है. Deflationary को दूसरे लफ्जों में contractionary भी बोला जाता है. सही है. In order to reduce the rate of inflation, तो मुझे किसी तरह जो है वो prices को ज़्यादा से ज़्यादा गिराना है. In its economy, this shifts aggregate demand to 82. Demand curve मेरा 82 पे आ गया. सही है. Which AS curve would this policy be most effective? ये पॉलिसी अफेक्टिव किधर होगी सबसे ज्यादा? ये पॉलिसी वहां पर इफेक्टिव होगी जहां पर नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम बोल दो या रियल इनकम बोल दो, जहां पर आपकी नेशनल इनकम फॉल्स द लोएस्ट, क्योंकि आप यही चाहते हो कि आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस कम से कम रहे और नेशनल इनकम ज्यादा से ज्यादा रहे, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ पे भी रहे और प्राइसेस भी कम हो. तो ये अगर आपका पोटेंशियल है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये आपका पोटेंशियल है. सही है. ये आपकी कंट्री का पोटेंशियल है YF. सही है. अब आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स आएंगे. कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? एक पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, एक पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, एक पॉइंट आपके पास ये वाला आ जाएगा, एक पॉइंट आपके पास ये वाला आ जाएगा. तो ये आपका आ जाएगा Y1, ये आपका आ गया Y1, ये आपका आ गया Y2, ये आपका आ गया Y3, ये आपका होगा Y4. मुझे बताओ सबसे ज्यादा कम नेशनल इनकम कहाँ पर गिर रही है? सबसे बेस्ट यही होगा ना Y1, कि मेरी प्राइसेस भी गिरे और मेरी नेशनल इनकम भी कम से कम गिरे. तो आप नोटिस कर लो Y1 वाला एग्रीगेट सप्लाई सबसे अच्छा है. सही है. Y1 वाला एग्रीगेट सप्लाई सबसे अच्छा है. तो इसका मतलब है मेरा आंसर क्या होगा? ए होगा. मैं इस वाले एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहा हूँ. आप नोटिस करो मेरी प्राइसेस पहले ये थी और अब मेरी प्राइसेस देखो कहाँ गई हैं. प्राइसेस मेरी कितनी ज्यादा से गिरी हैं और रियल इनकम कितनी कम से गिरी है. तो बेस्ट ऑप्शन है कि इकोनॉमी के लिए यही होगा कि नेशनल इनकम कम से कम गिरे, प्राइसेस ज्यादा से ज्यादा गिरे.